कई लोगों को सेट एग्ज़ाम क्या होता है नहीं पता है, और नेट एग्ज़ाम क्या होता है नहीं पता है, और ये नहीं पता है कि सेट और नेट एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको दो चीज़ें आज बताऊंगी, सेट एग्ज़ाम भी और नेट एग्ज़ाम भी। और सेट एग्ज़ाम का एक नोटिफिकेशन बताऊंगी जो महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है 2024 का। तो पहले हम नेट एग्ज़ाम देखते हैं क्या होता है। नेट एग्ज़ाम जो होता है वो एनटीए करती है, ठीक है। आप यूजीसी नेट की साइट पे जाएंगे, इस साइट पे, तो आपको वहाँ पे वेबसाइट पे जाके फॉर्म मिलेगा। अब जो 2 बार होते हैं नेट के एग्ज़ाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, ठीक है, और वो होते हैं जून में और दिसंबर में। जून का नोटिफिकेशन मार्च में आएगा, दिसंबर का नोटिफिकेशन अक्टूबर में। 2003 में दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका है। तो एग्ज़ाम के यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको इस साइट पे जाके मिल जाती हैं। फ़ीस जो होती है हर बार अलग अलग होती है, ठीक है। तो मगर जनरल की फ़ीस ज़्यादा होती है, फिर जो EWS, OBC, NCL या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के या पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, उनकी फ़ीस जो होती है अलग होती है, और थर्ड जेंडर की फ़ीस और इनकी फ़ीस सेम होती है। उसके बाद ये 180 मिनट्स का होता है, मतलब 3 घंटे का होता है। इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, और ये पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, एक साथ ही आता है। 3 घंटे का पेपर जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 साथ में ही आता है। पेपर 1 जर्नल पेपर होता है, पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। 83 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पेपर 2 में आता है। 2 शिफ्ट में होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट होती है और सेकेंड शिफ्ट जो होती है वो इवनिंग शिफ्ट होती है। बाकी चीज़ें जो वेबसाइट में आता है, जैसे आपका एडमिट कार्ड, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सब आपको वेबसाइट में मिलेंगी, ठीक है। मोड क्या होता है इसमें? मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। एनटीए इसको करवाता है, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें जो पेपर 1 है उसमें 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 में 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में आपके जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, रीडिंग, जनरल अवेयरनेस, इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके MCQs आते हैं, ठीक है। ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से ऑप्शन में टिक करना होता है एक ऑप्शन में। ऐसे सेकंड पेपर आपका जो आपने डोमेन होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, उससे ही आएंगे। टोटल जो होगा 300 का होगा, 3 आवर्स का होगा। टोटल जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। उसके अलावा आपका सिलेबस जो होता है वो भी आपको साइट पे मिल जाता है। आपसे सब्जेक्ट का सिलेबस, आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस और सेकंड पेपर का सिलेबस आपको वेबसाइट में जाके मिल जाता है, ठीक है। मीडियम जो होगा बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप चूज़ कर सकते हो। वहीं पर एग्ज़ाम के दौरान भी आप अगर इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना है या हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ना है, आप लैंग्वेज चेंज करके पढ़ सकते हो, और किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल से। हर सही आंसर के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और ये कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपको घबराना नहीं है कि आपने इनकरेक्ट आंसर दे दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एनटीए के एग्ज़ाम में, सेंट्रल एग्ज़ाम में। क्वालिफ़िकेशन वही है आपकी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब भी आप इसमें देख सकते हैं। कम से कम 55 परसेंटेज होनी चाहिए आपकी जर्नल्स के लिए। जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके 55 मार्क्स होनी चाहिए आपकी मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। और बाकी जो दूसरे हैं, जैसे ST है, PWD है या OBC है, उनको कुछ जो है वो राहत मिलती है, ठीक है। जो ये एनटीए का नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए वो एग्ज़ाम होता है GRF के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। में जूनियर रिसर्च बनते हैं वो, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं वो, ठीक है। तो जो GRF होते हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया होता है, पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई ये एज क्राइटेरिया नहीं होता। आप कभी तक भी अपना इस एग्ज़ाम को, नेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर रहे हैं।
पर जूनियर रिसर्च वाले जो फेलोशिप के लिए जो भर रहे हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में आप जाएंगे तो आपको एज लिमिट, ये एज लिमिट वाला आ गया, ये एज लिमिट, एक सेकेंड ना, ये एज लिमिट वाला सेक्शन आ गया। इसमें जेआरएफ जो है उनकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। आप किसी भी एज लिमिट में किसी भी एज को आप नेट भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पर अगर आप फेलोशिप के लिए भर रहे हैं तो आपको 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। वैसे आप एज देखते रहो, हमेशा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है हर बार, यूजीसी जब भी एग्ज़ाम निकलती है तो उसमें एज हो सकता है बढ़ा के भी आए, तो आप हमेशा देख लेना। रिजर्वेशन का भी इसमें है, रिजर्वेशन कितना कितना रिजर्वेशन दूसरी कास्ट को दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए भी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी रिजर्वेशन है। बाकी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम आते हैं अपने सेट में। सेट का एग्ज़ाम जो है, ये जो मैं नोटिफिकेशन लाई हूँ ये है सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, ये एमएस सेट करवाती है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 7 अप्रैल 2024 में होने वाला है, ठीक है। ये 7 अप्रैल 2024 को होने वाला है। आपको इस लिंक में जाके क्लिक करना है, तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा। वैसे ऑफलाइन भी इनका एग्ज़ाम होता था, पर अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है एग्ज़ाम, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 12 जनवरी 2024 को 11 AM से 31 जनवरी 2024 टिल 6 PM तक आपको जो है वो फॉर्म भर लेना है। तो मतलब 31 जनवरी तक आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन देर में आया, हिंदी में नोटिफिकेशन आया था, मतलब महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और लेट फीस आपको 500 रुपये पड़ेगी अगर आप देर में करोगे। 1 फरवरी 2024 से 7 फरवरी 2004 तक आप करोगे तो आपको लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस कितनी है? 1800, और ओबीसी के लिए है 650 रुपीज़। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस सेट के लिंक में जाके आपको, आपके सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है या नहीं, क्योंकि स्टेट का थोड़ा अलग होता है। स्टेट का वंस इन अ ईयर एग्ज़ाम होता है, और स्टेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नेट के सब्जेक्ट से थोड़े अलग होते हैं। ऐसा जो नेट में 83 सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट सेट में नहीं होते, इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट भी देख लेना है फॉर्म भरने से पहले कि वो सब्जेक्ट आपका इंक्लूड है या नहीं उसमें, क्योंकि हर स्टेट का अलग सब्जेक्ट होता है। जैसे ये पुणे में सब्जेक्ट है, मान लीजिए नहीं हो आपका अगर, तो मगर इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब अगर सेट करेगा तो उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। हर स्टेट में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप अपना सब्जेक्ट पहले चेक कीजिए, फिर फॉर्म को भरना शुरू कीजिए। और सिलेबस भी ज़रूर देख लीजिए कि वो भी साइट पे आपको मिलेगा सिलेबस। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस भी मिलेगा। मैं साइट भी आपको दिखा देती हूँ। हम इसकी साइट पे जाएंगे, ये क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैं आपको साइट पे ही जाके दिखाती हूँ। सेट MH सेट 2024, तो ये इनकी साइट है, ठीक है। आप इस साइट पे जाओगे तो यहाँ पे ये देखिए आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। ये देखिए, ये आपका इंग्लिश में नोटिफिकेशन है और ये आपका मराठी में नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये पहले आया था सर्कुलर, पर ये मराठी में आया था इसलिए मैंने नहीं डाला था, ठीक है। फिर अभी मराठी में और इंग्लिश में दोनों में नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। काफ़ी देर में नोटिफिकेशन आया। उसके बाद आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं अपनी
एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये असिस्टेंट, ये जो एग्ज़ाम होता है सेट इज़ ओनली एलिजिबल फॉर बीइंग सेलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नॉट फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसे कि नेट एग्ज़ाम जो है वो जूनियर फेलोशिप के लिए भी होता है, पर ये जो एग्ज़ाम है ये जूनियर फेलोशिप के लिए नहीं होता, ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली इन द यूनिवर्सिटी वो सेट एग्ज़ाम भी दे हैव क्लियर्ड। जिस भी एग्ज़ाम का, जिस भी सेट, चाहे पंजाब का, महाराष्ट्र का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, किसी का भी सेट आप क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ना कि जूनियर फेलोशिप के लिए। जबकि जब आप उसका एग्ज़ाम करते हो, यूजीसी का जब आप एग्ज़ाम करते हो तब आप जूनियर फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ही आप एलिजिबल होते हैं, जो कि मैंने आपको नीचे बताया था। इसमें आप जो नेट एग्ज़ाम में आप जूनियर फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ही आप एलिजिबल होते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये एज में मैं आपको बताया ना, JRF नॉट मोर देन 30 ईयर्स, आप JRF के लिए भी एलिजिबल होते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हो, ठीक है। पर सेट में जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट में आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होते हो, JRF के लिए फिर आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसमें आपको फेलोशिप मिलती है, इसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलती, ठीक है। इसमें फेलोशिप नहीं है, इसमें फेलोशिप है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी नेट और सेट, क्योंकि कई बार कोई मुझसे पूछता है कि, और जो ये नेट एग्ज़ाम जो होता है ये आप PhD भी करते हो उसके बाद, जब आप नेट क्लियर कर लेते हो, ये एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हो UGC वाला, तो आप जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप उसके लिए ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आप नेट क्वालिफाइड हो जाओगे एक तो, और जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो, JRF फेलोशिप मिल सकती है आपको, ठीक है। एक तो आप JRF फेलोशिप मिल जाएगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। दूसरा, जब आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आप PhD के लिए भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप PhD भी कर सकते हो। कई जगह क्या होता है, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती PhD की, आप डायरेक्ट आपको एंट्रेंस मिल जाता है जब आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो इसमें इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो नेट एग्ज़ाम देते हैं। पर सेट एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है कि इसमें आप जब सेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। इसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी, जब आप PhD आपकी क्लियर हो जाती है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। पर इसमें आपको फेलोशिप भी मिलती है, इसमें फेलोशिप नहीं मिलती है, बस इतना ही डिफरेंस है। और ये वंस इन द ईयर होता है और ये ट्वाइस इन द ईयर होता है, ठीक है। और ये स्टेट के हिसाब से होता है और ये सेंट्रल के हिसाब से होता है। और ये इसका नाम सेट इसीलिए है क्योंकि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, और ये जो है ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डालना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।